हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम विद्युत आवेश और उसके गुणधर्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। पहला है विद्युत आवेश। किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह वस्तु विद्युतीय बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह वस्तु जैसे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसके बाद आता है विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? विद्युतीय आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। इस क्वेश्चन में से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कैसे होंगे। पहला धनात्मक आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या दान करे, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक आवेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए। कितने रुपए लिए? 100 रुपए उधार लिए। किसी वस्तु से या व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए, तो आप क्या कहलाएंगे? भैया उधार लिए तो अपने को रिटर्न भी तो करने होंगे, रिटर्न करेंगे तो ब्याज सहित रिटर्न करेंगे। अब ब्याज सहित रिटर्न करेंगे तो आप कैसे हो? कर्जदार हो। कैसे हो? कर्जदार हो। कर्जदार हो तो आपके पास कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक। सेम उसी प्रकार से जब आप किसी को दान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, मान लेते हैं 100 रुपए आपने त्याग किए, तो आप कैसे हो? धनवान हो। कैसे हो? धनवान। अपने देसी भाषा में बोला जाता है, जब कोई दान देता है, जब कोई त्याग करता है, पैसों को उधार देता है, तो वो दाता कहलाता है। और जो लेता है वो क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो धनात्मक आवेश होता है उसको दाता आवेश कहते हैं। दाता आवेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे? ग्राही आवेश। क्या कहेंगे? ग्राही आवेश। तो अपन ने आवेश के बारे में चर्चा करी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, धनात्मक आवेश कहलाता है। इस धनात्मक आवेश को अपन दाता आवेश भी कहते हैं। उसी प्रकार से ऋणात्मक आवेश क्या होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करे भैया? ग्रहण करे, वो क्या कहलाएगा? अपना ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ऋणात्मक आवेश को क्या कहते हैं? ग्राही आवेश भी कहते हैं। अपन ने एग्जाम्पल 100 रुपए उधार करके दिया था। उसके बाद आता है एक उदासीन आवेश। उदासीन आवेश ऐसा आवेश जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में हो। उदासीन आवेश कहलाता है। ऐसा आवेश जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में हो, कौन सा आवेश कहलाएगा? उदासीन आवेश कहलाता है। तो और चर्चा करते हैं कि आवेश के बारे में एग्जांपल्स के थ्रू क्या होता है, क्या नहीं होता है। कोई वस्तु निकाय है जिस पर +6 कूलम आवेश, +2 कूलम आवेश, -3 कूलम आवेश, तो यह वस्तु किस प्रकार की होगी? चेक करते हैं।
प्लस का 6, प्लस का 2 कितना, प्लस का 8 कूलम, माइनस के 3 कूलम कितना, प्लस का 5 कूलम, प्लस का 5 कूलम है, इसका मतलब कौन सा आवेश होगा भैया, ये धनात्मक आवेश होगा। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये प्लस का 6 कूलम है, माइनस का 6 कूलम है और प्लस माइनस का 3 कूलम है, प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का 3 कितना होगा, प्लस का 6 माइनस का 6 0 कूलम और माइनस का 3 माइनस 3 कूलम, किसका होगा भैया, माइनस 3 कूलम बोले तो ऋणात्मक आवेश होता है। सेम उसी प्रकार से दो निकाय, एक निकाय है प्लस का 6 कूलम है और माइनस का 6 कूलम है, इसका मतलब ये वस्तु किस प्रकार की होगी, उदासीन, क्योंकि कितना आ रहा है भैया, देखो समान मात्रा में धनात्मक है और समान मात्रा में क्या है, ऋणात्मक है, तो कैसी वस्तु हो जाएगी भैया, उदासीन वस्तु हो जाएगी। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगला टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। इसमें पहला पॉइंट है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश किस राशि है भाइयों, अदिश राशि। अब ये अदिश और सदिश क्या होता है कि ऐसी राशियां जिनके पास परमाणु के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से ऐसी राशियां जिनके पास परमाणु के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश कहलाती हैं। क्लियर बात है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है भैया, कूलाम्ब होता है। एक और होता है भैया एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब ये एम्पियर इंटू सेकेंड कैसे आया, आपने 10th क्लास में विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो आई इक्वल टू पढ़ा होगा आपने क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा भैया, आई इंटू टी होगा। ये क्या है भैया, आवेश है, तो आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर, और समय का मतलब क्या होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। क्लियर बात है। तीसरा पॉइंट भैया, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है भैया, फैराडे होता है। और कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है कि 1 फैराडे इक्वल टू, एक फैराडे का मान कितना होता है भैया, 96,500 कूलम। कितना होता है भैया, 96,500 कूलम। क्लियर बात है। अगला पॉइंट चौथा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और एक और होता है भैया ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, और ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और होता है भाई EMU के रूप में, किसमें भैया, EMU के रूप में। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इनकी वैल्यू पूछ लेता है कि 1 कूलम इक्वल टू कितने होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होते हैं। अगर बोले कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं भाइयों, तो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। इसी प्रकार से EMU के फॉर्म में पूछे तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 10 EMU। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 10 EMU। यहां तक बात समझ में आई। अगला पॉइंट करते हैं भैया 5वां, कि समान आवेशों के मध्य, समान को क्या बोला जाता है, सजातीय। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण एवं असमान, और असमान को बोला जाता है विजातीय आवेश। कौन सा आवेश भैया, विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है भैया, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। समान आवेशों के मध्य में क्या होता है भैया, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों के मध्य में क्या होता है भैया, आकर्षण होता है। यही क्या होता है भैया, अपना 5वां पॉइंट। क्लियर बात है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं 6वां। अगला टॉपिक का पॉइंट है भैया 6वां, आवेशों का योज्यता का नियम, योज्यता का नियम। इसका मतलब क्या है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश
उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। क्या बोल रहा है ये परिभाषा से कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। क्या बोल रहा है भैया कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। एग्जांपल से समझते हैं कि किसी निकाय में कोई आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, ये किसका माइनस का, इसको मैं माइनस का, इसको माइनस का, और Q5 प्लस का, Q6 प्लस का ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा भैया कि ध्यान रखना योज्यता के नियम में क्या होता है कि किसी निकाय का जो आवेश लिया जाता है वो अंदर वाला लिया जाता है, बाहर वाला आवेश कभी भी काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा भैया, हमारा पढ़ाई में करेंगे सक्सेस होगी, भाई दूसरे पढ़ाई करेगा तो उससे अपना कोई मतलब होगा क्या, नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आवेशों का फंडामेंटल होता है कि आवेश किसी निकाय के आवेश को ये काउंट किया जाता है, बाहर वाले आवेश को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है? तो कुल आवेश कितना आएगा, तो Q इक्वल टू बोलना भैया इसका Q1 किसका प्लस का, तो Q1 प्लस का, Q2 किसका माइनस का, तो Q2 माइनस का भैया Q3 माइनस का, Q4 प्लस का, Q5 प्लस का, Q6। इस प्रकार से सभी आवेशों को क्या कर देते हैं अपन, योग कर देते हैं, और यही क्या होता है भैया आवेशों की योग्यता का नियम होता है। क्लियर है? यहां तक अगला पॉइंट चलते हैं, 7वां आवेश संरक्षण नियम। बहुत इजी है, आवेश संरक्षण नियम। इसमें क्या बोला जाता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। और इसी को क्या कहते हैं भैया, आवेशों की संरक्षण नियम। क्या कहते हैं भैया, आवेशों का संरक्षण नियम। क्या बोल रहा भैया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जाता है। क्या कहलाता है भैया, आवेश संरक्षण नियम कहलाता है। क्लियर बात है यहां तक? तो आवेश संरक्षण नियम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं भैया, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर है भैया? लास्ट टॉपिक बच रहा अपना आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई डाउट रहे तो पूछ लेना भाई सर, कमेंट करके पूछ लेना। पहला टॉपिक अपना क्वांटीकरण सिद्धांत। क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है भैया कि किसी आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि आवेश भिन्नों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? भिन्नों के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है भैया, प्लस माइनस NE। Q मतलब क्या है यहाँ पर, आवेश
Q क्या है यहाँ पर आवेश, N क्या है भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या, N क्या है भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है भैया इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भैया -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर बात है यहाँ तक। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको N की वैल्यू दे देगा 1 2 3 4 5 और पूछेगा इस पर उपस्थित आवेश कितना है। ये आपसे पूछ ले भैया कि 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 कूलम पर कितनी होती है, 5 कूलम पर कितनी होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि 1 कूलम आवेश पर, 1 कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये डायरेक्ट याद रखना है। निकाल के देखते हैं पहले कितनी होगी कितनी नहीं होगी, उसके बाद याद रखना है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्यू कितना दे रखा अपने पास 1 कूलम, क्यू कितना दे रखा 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, किसका भैया माइनस का। तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है भैया प्लस माइनस एन ई। एन निकालना है तो एन इक्वल टू क्यू बटे ई, किसके भैया प्लस माइनस के। तो बोलो क्यू की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये प्लस माइनस क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो n इक्वल टू कितना आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब -19 को ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर क्या लगाओ भैया, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर क्या लग जाएगा 0। तो n इक्वल टू 1 इंटू 10 अपॉन पॉइंट को हटाया 10 लगाया, पॉइंट को हटाया 10 लगाया, इंटू 10 की घात 19 माइनस का ऊपर जाए किसका हो जाएगा 10 की घात 19 प्लस का। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखो 19 और 1 प्लस कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो n इक्वल टू कितना बचेगा 1/16 इंटू 10 की घात 20, 10 की घात 20। इसको लिख सकता हूँ क्या भैया मैं 100 इंटू 10 की घात 18 बटे 16, मतलब 2 घातें इससे ले ली तो 1 पर आगे 100 आ गया, कितना 100/16 इंटू 10 की घात 18, और 100 में 16 का भाग देंगे तो n की वैल्यू आएगी भैया अपनी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और n एक मात्रक हीन और बेमानीन राशि होती है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया 6.25 गुणा 10 की घात 18। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा अपना कूलम बल पर, उसके न्यूमेरिकल्स पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।